हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है एंड अदर मेथड्स के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। ये आपकी इंग्लिश पेडागोजी की लास्ट क्लास है एंड देन हम इसके बाद में हिंदी पेडागोजी करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास टाइमिंग बचेगा उसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर में सीटेट में क्वेश्चन आए हैं उन सबको अच्छे से सोल्व करेंगे, क्योंकि ये आपका सफिशियंट है। और अगर हम क्वेश्चन और अच्छे से कर लेते हैं तो ये लगाकर चलिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो पहले आप ये जो जितनी क्लासेस मैंने आपको कराई हैं सबकी थ्योरी आपको पढ़नी है एंड देन इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है ना। तो लास्ट तक अगर आप चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी होती जाएगी। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मान लो आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, ऊपर नंबर दिया गया है तो आपको सारे नोट्स वहां से अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स पेड रहने वाले हैं। इसके साथ साथ मान लो अगर कोई एस्टेट पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहा है और पीआरटी के लिए उसे ईवीएस के नोट्स चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, तो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी उसको अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपके 51 रुपीज में रहने वाले हैं। तो अगर ईवीएस के नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ दिवाली तक है, दिवाली के बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, इससे पहले आप इसे ले सकते हैं। एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी के जो नोट्स हैं वो आपके 99 रुपीज में रहने वाले हैं। ये भी आपके दिवाली तक है। एंड देन इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी और वो मैं आपको सारा कराने वाली हूँ। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ लेते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके साथ साथ कितने टाइप के मेथड्स हैं, इंग्लिश में होमोफोन क्या होता है, होमोनिम क्या होता है, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, मेथड्स क्या है, ये सारे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसको पढ़ाने से पहले एक बात और बता देती हूँ, शायद मैंने इसमें ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में नहीं लिखा था। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड जो है इसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, डायरेक्ट मेथड वो होता है जहां पर आपको सीधा रूल से पहले रूल बताया जाएगा एंड रूल से सीधा किसके पास ले जाएंगे आपको। जैसे पहले रूल बताया एंड देन एग्जांपल सेट करना बता दिया। जैसे पहले सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब प्लस यहाँ पर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसमें फिट करके बताएंगे एंड देन बता देंगे ये क्या है, प्रेजेंट इसका एग्जाम्पल है। जैसे पहले बता दिया संज्ञा की डेफिनेशन एंड देन उसके एग्जाम्पल दे दिए, वो क्या होगा, डायरेक्ट मेथड होगा। सीधे डायरेक्ट मेथड से आपको पढ़ा दिया जाएगा। टाइप से आप क्या कह सकते हैं, जैसे आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जैसे कोई पहले रूल सिखाएंगे एंड देन आपको उसका पूरा का पूरा उसका मीनिंग बताएंगे। ठीक है ना। जैसे संज्ञा क्या होती है, पहले डेफिनेशन याद करा दी एंड देन उसके एग्जांपल बता दिए, वो डायरेक्ट मेथड आपके टीचिंग का। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड वो होता है जैसे आपसे पहले एग्जांपल देगी टीचर, आएगी क्लास में आपसे पूछेगी टेबल क्या है, यहाँ पर जो टेबल क्या है, राम क्या है, सीता क्या है, तो पहले ऐसे एग्जाम्पल देगी एंड देन बताएगी कि ये सारे शब्द जो है ये क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो ये हिंदी पेडागोजी में मैं आपको पढ़ाऊंगी सारा से। वैसे तो ना आपकी दोनों ही पेडागोजी सेम रहती है। अगर मान लो आप इंग्लिश की पेडागोजी आपने अच्छे से समझ ली है तो ये मानकर चलो आपको हिंदी पेडागोजी भी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो हिंदी की पेडागोजी है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वहां पर हम उसे आसान भाषा में समझते हैं। हिंदी के जो वर्ड है ना वो एग्जाम में डिफिकल्ट आते हैं, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ना होता है। वैसे तो ये सेम ही रहती हैं दोनों, बट इसकी लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो इसको पढ़ना भी जरूरी है। वो भी हमारी 6 to 7 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी एंड देन हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे उन दोनों क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर देते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये आप सभी पेडागोजी में पढ़ते हैं। आपने चाहे कोई भी, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है, चाइल्ड पेडागोजी पढ़ी है, तो उसमें भी आपसे पूछी जाती है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसीई आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके सीडीपी में भी दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका जैसे एक असेसमेंट की जाती है इसमें बच्चे की, वो कैसे होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस बेसिस होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर में, एंड शुड बी होलिस्टिकली। और उसमें उसका कंप्लीट जितना भी एक तरीके से होलिस्टिक होता है, पूरी कंप्लीट जानकारी, यानी कि उसका ओवरऑल जो भी उसने प्राप्त किया है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी उसने डेवलपमेंट की है, वो सबको क्या करना है यहाँ पर असेस्ट करना है। ठीक है ना। वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी।
कंप्लीट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है बच्चे का कि यहाँ पर बच्चे ने कितना सीखा है। होलिस्टिक का मतलब यही होता है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट, 360 डिग्री का डेवलपमेंट होता है। ये आपके एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कंप्लीट डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर लिखा है कॉन्टिन्यूस क्या होता है। कॉन्टिन्यूस होता है जो थ्रू आउट द ईयर हो, यानी कि पूरे साल हो, वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इसके साथ साथ अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं तो ये सभी एक्सेप्ट्स को लेकर चलता है। जैसे इसमें स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी आती है और को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी आती है। अब आप पूछेंगे कि ये स्कॉलिस्टिक क्या है और को स्कॉलिस्टिक क्या है, तो भी इसको हम पढ़ लेते हैं। स्कॉलिस्टिक होती है जो आपकी करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जो आपको स्कूल में कराई जाती है, जो आपके सोचने को मजबूत बनाती हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, जो आपके स्कूल में होती हैं। इसके बाद को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पढ़ाई के साथ साथ आप कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मतलब इन्वॉल्व रहे थे, आपने किस गेम में कितना पार्टिसिपेट किया, कौन सी एक्टिविटी अच्छी बनाई, किसमें आपने अच्छा काम किया है, वो सब क्या होती हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जो बहुत सारे स्कूल जो हैं कंडक्ट कराते हैं। ठीक है ना। तो करिकुलर एक्टिविटी किसमें क्या इंक्लूड करती है, आपके कॉग्निटिव को इंक्लूड करती है, यानी कि जो आपने पढ़ाई की है। एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर हो गया, इसमें अफेक्टिव एंड साइकोमोटर से रिलेटेड होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है करिकुलर एक्टिविटी जो है वो किससे रिलेटेड होती है, आपके इन कॉग्निटिव से रिलेटेड होती है, यानी कि आपके माइंड से रिलेटेड होगी। और जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो आपके अफेक्टिव डोमेन और साथ साथ साइकोमोटर, जो आपके अफेक्टिव मतलब इमोशनल एंड साइकोमोटर से रिलेटेड होगी। तो यहां पर आपने ये डोमेन भी पढ़े होंगे, तो डोमेन में CAP आता है, यहाँ पर कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है एंड साइकोमोटर है। तो ये 3 डोमेन है। इसके बाद अगर हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। आज की इस CDP की क्लास में मैं आपको यही पढ़ाने वाली हूँ, तो उस क्लास को देख लेना, वहां पर सारा अच्छे से डिटेल से समझा दूंगी मैं आपको। ठीक है ना। ये तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वैसे आपको CC सब में सेम मिलेगा, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, EVS में CC पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी टॉपिक में पढ़ रहे हैं, सब में सेम होता है। इवेल्युएशन जो है वो 2 टाइप से होता है, एक में असेसमेंट की जाती है और एक होता है मेजरमेंट। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, असेसमेंट क्या होती है और मेजरमेंट क्या होती है। इसमें ना बहुत सारे बच्चे जो है वो डाउट में रहते हैं, हमेशा उनको इन टॉपिक्स में डाउट बना रहता है, तो इनको हमें अच्छे से जान लेना है ताकि एग्जाम टाइम पर हमें इसमें कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पर लिखा है असेसमेंट। असेसमेंट होती है वी सी हाउ द चाइल्ड लर्न एंड गिव हिम हर अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर मेजरमेंट में देखा जाता है कि बच्चा जो है वो किस तरीके से सीख रहा है और हम उसे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से एक टाइप से हम फीडबैक दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पर असेसमेंट होती है। तो वी सी हाउ द चाइल्ड लर्न्स, हम इसमें देखते हैं कि बच्चा जो है वो कैसे सीख रहा है और हम उसे कैसे अप्रोप्रिएट फीडबैक दे सकते हैं, यानी कि वो कोई गलती कर रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, वहां पर जाकर असेस्ट करेंगे, देखेंगे, उसकी गलतियों को सुधार देंगे। जैसे आपने देखा होगा क्लासरूम में एक बच्चा बैठा, वो पढ़ रहा है एंड देन उसकी टीचर जो है उसके आसपास है, तो वो देखती है कि जो बच्चा है वो मतलब उसको ना कुछ चीज समझने में प्रॉब्लम हो रही है, वो सम कर रहा है तो उसको सम समझ में नहीं आ रहे। अब टीचर आएगी, इसके पास में आएगी, तो यहाँ पर ये नहीं है कि आते उसके 2 थप्पड़ लगा देगी, ऐसा नहीं करना। जो बच्चों को मारना नहीं होता है, तो वहां पर उसकी जो प्रॉब्लम उसे आ रही है उसको समझाएगी या फिर उसे थोड़ी गाइडेंस देगी जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पर उसे क्या मिल गई, अप्रोप्रिएट फीडबैक मिल गई। तो यही क्या हो जाता है, यहाँ पर असेसमेंट हो जाता है। तो इसे हमने क्या कहा है, असेसमेंट कहा है। ठीक है, असेसमेंट समझ में आ गया आपको। तो असेसमेंट होता है जो हम बच्चे को क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं ड्यूरिंग जब वो काम कर रहा है उस समय पर। अब हम मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट इट मेजर द आउटकम इन नंबर परसेंटेज। जो मेजरमेंट होगा वो सिर्फ आपके नंबर या फिर आपकी परसेंटेज को मेजर करता है एंड देन वो वहां पर डिसाइड किया जाता है कि आपने कितना सीखा है। तो ये होता है मेजरमेंट, यानी कि मापन करना। तो ये डिफरेंस है असेसमेंट में और मेजरमेंट में। ठीक है, ये दोनों ही किसके पार्ट होते हैं, इवेल्युएशन के पार्ट होते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इवेल्युएशन। इसे ही हम क्या कह देते हैं कि हमने बच्चे का क्या किया है, मूल्यांकन किया है। ठीक है, मूल्यांकन में क्या आता है, असेसमेंट आएगी एंड असेसमेंट के साथ साथ इसमें क्या आती है, मेजरमेंट आती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। इवैल्यूएशन क्या होता है, इवेल्युएशन इज असेसमेंट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। इवेल्युएशन में दोनों क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो ये होता है आपका इवेल्युएशन। ठीक है ना, तो यहां तक समझ गए होगे आप। इसके बाद अगर हम टेस्ट की बात कर लेते हैं, जैसे अचीवमेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इन सब के बारे में भी हम जान लेते हैं। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, थ्रू एन अचीवमेंट टेस्ट वी मेजर स्किल्स एंड नॉलेज लर्न इन ग्रेड अगेंस्ट द सेट ऑब्जेक्टिव।
यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे की स्किल्स को पहचानते हैं, बच्चे की नॉलेज को पहचानते हैं, ठीक है ना। तो ये अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, थ्रू एन अचीवमेंट टेस्ट में हम क्या मेजर करेंगे, बच्चे की स्किल्स को और उसकी नॉलेज को क्या करते हैं, यहाँ पर टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर लेते हैं। टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल स्किल टू सक्सीड इन ए गिवन फील्ड, यहाँ पर जो ये मतलब डिटरमाइन किया जाएगा कि उसकी जो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो किसी एक पर्सन की क्या स्किल वगैरह, किसी फील्ड में वो कितना अच्छा है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है, वो क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो मेजरमेंट या इवेल्युएशन करते समय हम इसका यूज करते हैं। वहीं पर अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट जो होता है, जैसे हमने बच्चे को कोई काम दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो डिटरमाइन करता है किसी इंडिविजुअल स्किल को, जो क्या होता है जिससे कि वो किसी फील्ड में क्या हो सके, सक्सीड हो सके। इसके बाद हम डायग्नोसिस टेस्ट की बात कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग, ये दोनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है टेस्ट टू नो द गैप्स इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। अब यहाँ पर डायग्नोस का मतलब होता है यहाँ पर निदान, मतलब एक तरीके से हिंदी में से बोलते हैं डायग्नोस को निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। और रेमेडियल होता है उपचारात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर इसको निदानात्मक कहते हैं। यहाँ पर ना हम ये फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम बच्चे को सिखा रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ पर उसकी एरर को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ ओनली क्या फाइंड की जाती है, उसकी एरर की जाती है, लेकिन उनका समाधान यहाँ पर नहीं होता है। वो क्या होता है, डायग्नोस करना होता है, ये जानना होता है कि बच्चे को लर्निंग के समय क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे ही हम क्या नाम देते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम देते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, टेस्ट टू नो द गैप इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में जो गैप्स होते हैं उनको जानना क्या होता है, डायग्नोसिस टेस्ट होता है। लेकिन जब हम इसका उपचार कर देते हैं, इनकी जो एरर है बच्चों की उसको हम दूर कर देते हैं, तो वही क्या बन जाता है, रेमेडियल टीचिंग बन जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों आपको याद रखने, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट वो होता है जहां पर हम बच्चे की एरर को फाइंड आउट करते हैं, रेमेडियल टीचिंग वो होती है जहां पर बच्चे की एरर को फाइंड आउट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा डायग्नोसिस टेस्ट एंड इसके साथ साथ रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, गैप्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर पहला लिखा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है। हम यहाँ पर पढ़ाते समय कौन से मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो, जिसके थ्रू बच्चा जो है वो आसानी से चीजों को समझ सके। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में सबसे पहले विजुअल एड्स की बात कर लेते हैं। विजुअल एड्स में आएगा यहाँ पर चार्ट्स एंड टेक्स्ट बुक, जिनको सिर्फ हम शो करके यानी कि दिखा करके उन्हें सिखा सकते हैं। जैसे चार्ट है, चार्ट देखकर बच्चा सीख सकता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक है, बुक से बच्चा क्या कर सकता है, उन्हें देखकर पढ़ सकता है। तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, विजुअल एड्स। विजुअल का मतलब क्या होता है, देखने से रिलेटेड होता है। तो विजुअल जहां पर भी दिखाई देगा वहां पर आपको देखने वाली चीजें, जैसे चार्ट्स है, टेक्स्ट बुक है, ब्लैक बोर्ड है, ये सब क्या है, विजुअल एड्स है। इसके बाद अगर हम ऑडियो एड्स की बात करते हैं, तो जिससे सिर्फ सुनाए जा सके यानी कि जिससे बच्चा सुन सके, वो क्या होती है, ऑडियो एड्स होती है। जैसे टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, ये सब क्या है हमारे पास में, ऑडियो एड्स है। इनको सुना करके हम बच्चों को समझा सकते हैं। इसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स क्या होती है, जिससे बच्चे को सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। जैसे टेलीविजन है, टीवी है, जैसे आप प्रोजेक्टर कह सकते हैं, वहां पर भी बच्चा सुन सकता है और देख भी सकता है। तो ये किस में आ जाती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाती हैं। तो ये आपकी क्या है, कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं जिसका हम यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। इट इंक्रीज, अब इनका मतलब ये अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको यूज करने की क्या जरूरत है, जब हम बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे बच्चा जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बनता है, ध्यान से बैठकर उन सब चीजों को समझता है। आपको पता होगा, आप छोटे बच्चों को जब क्लास में लेकर जाते हैं, उसके बाद अगर मान लो हम उन्हें कह देते हैं कि चलो आज तो हम कंप्यूटर लैब में चलेंगे, तो कंप्यूटर लैब का नाम सुनते ही बच्चों के अंदर क्या हो जाती है, एक एक्टिवनेस आ जाती है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हो, ठीक है ना। वो बोरियत के टाइप से जैसे हम सीखते रहते हैं, वहां से हटाकर बच्चों को कुछ क्रिएटिव, कुछ इंटरेस्टिंग सा सिखाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा क्या बन जाता है, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट लर्नर बनता है। तो इसीलिए जो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं वो आपके यूजफुल होते हैं, इनका पूरा इफेक्ट पड़ता है टीचिंग पर।
अब टेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक क्या होता है? इट इज वन ऑफ द सोर्स अवेलेबल इन द क्लासरूम, नॉट ओनली रिसोर्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि टेक्स्ट बुक क्या है, तो आपको टिक करना है। टेक्स्ट बुक एक रिसोर्स हो सकता है, लेकिन एकमात्र रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स तो है, ये एक रिसोर्स तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रिसोर्स होगा या सिर्फ हम इसी के माध्यम से सीखेंगे। नॉट ओनली रिसोर्स ये नहीं है, इसके अलावा हम और भी रिसोर्सेज से सीखते हैं। तो टेक्स्ट बुक क्या होती है? इज वन ऑफ द रिसोर्स अवेलेबल इन द क्लासरूम बट नॉट ओनली रिसोर्स। ओनली रिसोर्स नहीं है, यानी कि एकमात्र रिसोर्स नहीं है ये क्या है? एक रिसोर्स है जो अवेलेबल होता है क्लासरूम में। और अगर हम मान लो टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए? इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान होनी चाहिए, बच्चों को अच्छे से उसके लिए समझ में आना चाहिए। टेक्स्ट बुक शुड अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज। जैसे टेक्स्ट बुक में टेक्निकल लैंग्वेज का यूज किया गया होता है, ऐसे डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज नहीं होनी चाहिए जो कि समझ में ही ना आए। तो बच्चों को समझाने के लिए जो टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज होती है वो इजी लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अगर हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें फर्स्ट लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज होती है, थर्ड लैंग्वेज होती है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है ये दिया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा। मतलब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने डिस्कशन किया था कोठारी कमीशन ने 1964 से 66 में। ये आप देखेंगे, ये आपके एनईपी जो है उसमें भी इनको इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है इट विल बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। ये क्या हो सकती है? हमारी मदर टंग हो सकती है, जिस भाषा में हम घर पर बात करते हैं, या हमारी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है जो हमारे आसपास के एरिया में बोली जाती है। तो ये क्या है? आपके फर्स्ट लैंग्वेज है। आपकी न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये कहा गया है कि जो आपकी भाषा होगी, जो नई जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, उसी में बच्चे को पढ़ाना होगा। ठीक है ना? बच्चे की जो क्षेत्रीय भाषा है उसी में बच्चे को पढ़ाया जाए। तो इसको हमने क्या नाम दिया है? फर्स्ट लैंग्वेज दिया, या फिर हम इसे मदर टंग कह देते हैं, या फिर ये हमारी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है जो हमारे आसपास के एरिया में बोली जाती है। इसके बाद अगर हम सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे आप हिंदी स्टेट एरिया में रहते हैं, तो आप क्या सीखेंगे? यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज सीखेंगे। तो अगर मान लो आप हिंदी स्टेट एरिया में, जैसे हम हिंदी एरिया स्टेट में रह रहे हैं, तो हमें सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर क्या सिखाई जाएगी? इंग्लिश सिखाई जाएगी। और वैसे ही आपने देखा होगा साउथर्न जो स्टेट्स हैं वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, वहां इंग्लिश बोली जाती है। तो वहां पर जो सेकेंड लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगी? आपके इंग्लिश हो जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे सेकेंड लैंग्वेज क्या है? हिंदी स्टेट्स वाले एरिया में इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, और वैसे ही जहां पर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहां पर हिंदी क्या होगी? सेकेंड लैंग्वेज का काम करेगी। इसके बाद थर्ड लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ये क्या हो सकती है? इंग्लिश हो सकती है, या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। तो उसे हम क्या कह देते हैं? थर्ड लैंग्वेज कह देते हैं। तो आई होप यहाँ तक 3 जो पॉइंट है वो आपको समझ में आए होंगे। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज। ये 3 भाषा जो फॉर्मूला है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, ये कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था 64 से 66 के आसपास की बात है। इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। इन्होंने कहा था कि बच्चे को उसके मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए, जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें पढ़ाना चाहिए। अब डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड क्या था? जो डॉक्टर न्यू वेस्ट थे इनका कहना था, ये डायरेक्ट मेथड के क्या थे? अगेंस्ट थे। अभी मैंने आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में बताया था। मैंने कहा था जो डायरेक्ट मेथड होता है वो क्या होता है? सीधा बच्चे को किसकी तरफ ले जाना? ग्रामेटिकल रूल से। जैसे पहले उसे ग्रामेटिकल रूल बताएंगे कि ऐसे आएगा, एंड देन वो सेंटेंस सीखेगा। तो ये क्या था? डायरेक्ट मेथड था। तो जो डॉक्टर वेस्ट थे वो किसके अंगेंस्ट थे? न्यू जो डायरेक्ट मेथड है इसके अंगेंस्ट थे। इन्होंने किसको इग्नोर किया है? स्किल्स को, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल क्या होता है? मदर टंग का यूज कर सकते हैं हम इसमें। ओनली टीचर, यहाँ पर बाइलिंगुअल में जो टीचर है वही किसका यूज करेगा? मदर टंग का यूज करेगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो किसका यूज नहीं करेंगे? वो जो ये लैंग्वेज है मदर टंग है उसका यूज नहीं करेंगे। तो बाइलिंगुअल क्या है? यहाँ पर मदर टंग का यूज कर सकता है, ओनली टीचर करेगा यहाँ पर मदर टंग का यूज, स्टूडेंट इसमें यूज नहीं करेंगे। एक होता है सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड आपको याद रखना है। सैंडविच मेथड में यहाँ L1 होती है, L2 होता है, और मीडिएटर क्या होता है? मदर होती है, मदर लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, बीच में माध्यम क्या है?
मदर टंग है, एंड देन लैंग्वेज 2 भी क्या है, इंग्लिश है, ठीक है ना। तो बीच का जो पार्ट है, बीच में जो मेडिएटर का काम कर रहा है वो कौन है, मदर टंग है। तो सैंडविच मेथड अगर पूछा जाए तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, मेडिएटर यहाँ पर मदर टंग है, लैंग्वेज 2 आपके इंग्लिश है। तो ये होता है आपका ऊपर वाला बाइलिंगुअल मेथड था, इसके बाद सैंडविच मेथड। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसको आपको बहुत अच्छे से सुनना है क्योंकि ये सीटेट में मल्टीपल टाइम्स इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने और बहुत अच्छे से सुनने भी हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से सुन लेना है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे चाइल्ड होता है, बच्चा क्या है, बच्चा क्या करेगा, जैसे अगर हम बच्चे की बात करें तो कूइंग क्या होता है, बैबलिंग क्या होता है, 1 वर्ड कब बोलेगा, 2 वर्ड क्या कब बोलेगा। तो अगर हम कूइंग और क्राइंग की बात करते हैं तो ये बच्चा 6 वीक में क्या करना शुरू कर देता है, कूइंग करना शुरू कर देता है। जैसे थोड़े थोड़े जैसे वर्ड्स बोलता है, आ ऊ ऐसे जो भी मतलब साउंड क्रिएट करता है, तो ये क्या होता है, कूइंग होता है। तो ये 6 वीक्स तक होगा, ठीक है। तो 6 वीक में क्या करेगा बच्चा, कूइंग करना सीख जाता है। तो कूइंग कब तक होती है, 6 वीक्स तक होती है, 6 वीक्स में सीख जाता है। बैबलिंग जैसे 2-2 3-3 वर्ड्स बोलने लग जाता है, पा मा बा ऐसे बोलने लगता है, सिंगल सिलेबल वाले वर्ड बोलने लगता है, तो वो 6 मंथ में स्टार्ट कर देता है। तो कूइंग 6 वीक्स में स्टार्ट होती है, बैबलिंग जो है वो 6 मंथ में स्टार्ट हो जाती है। तो ये कूइंग वाला याद रखना है, 6 वीक्स, इसके साथ बैबलिंग 6 मंथ। 1 वर्ड कब बोलेगा, जब 1 ईयर का होगा तो क्या बोलना शुरू करेगा, 1 वर्ड बोलना शुरू करेगा। 2 वर्ड्स और टेलीग्राफ कब बोलना शुरू करेगा, 18 to 24 मंथ का होगा तो 2 वर्ड्स करके बोलना शुरू करेगा। ये 1.5 साल की एज में ये बच्चा जो है 2 वर्ड्स बोलने लग जाएगा। अब यहाँ पर फोनोलॉजी की बात कर लेते हैं। फोनोलॉजी जो है वो क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। फोनोलॉजी आपके स्पीच फॉर्म होती है, यानी कि बोलने से रिलेटेड क्या होती है, फोनोलॉजी होती है। स्पीच फॉर्म होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की। तो फोनोलॉजी क्या होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होती है फोनोलॉजी। और फिनोम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या होता है, फिनोम होता है। एंड ये स्पीच फॉर्म होती है। लॉजी और फिनोम, ये लॉजी जो है ये किसी चीज की स्टडी यानी कि साउंड स्टडी को दिखाती है। तो फोनोलॉजी स्पीच फॉर्म होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की, ठीक है ना। ये साउंड की सबसे छोटी फॉर्म है फिनोम। इसके बाद यहाँ पर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो ये मीनिंग फॉर्म होती है, इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, मतलब इसका कोई मीनिंग निकलेगा, उसे हम क्या कह देते हैं, मॉर्फोलॉजी। सिंटेक्स मैंने आपको बताया था, सिंटेक्स होता है जब हम किसी टॉपिक को एक वर्ड ऑर्डर में लिखते हैं, रूल में लिखते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारे पास में, सिंटेक्स है। अगर हम सिमेंटिक की बात करते हैं तो सिमेंटिक वो होगा जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, कोई सेंस से रिलेटेड वर्ड होगा, तो वो क्या होता है हमारे पास में, सिमेंटिक होता है। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, एज एंड वर्ड्स की बात कर लेते हैं कि कितनी एज में बच्चा कितने वर्ड्स बोलने लगता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर पहले 1 ईयर में जो बच्चा है वो कितने वर्ड बोलता है, 3 वर्ड बोलता है। 2 ईयर का होता है तो 272 वर्ड बोलता है, और 5 ईयर का होता है तो 2072 वर्ड्स बोलता है। तो 1 ईयर में 3 वर्ड, 2 ईयर में 270, 5 ईयर में 2072, ठीक है ना। ऐसे याद रखना है, 1 ईयर में 3 वर्ड, 2 ईयर में 272 एंड 5 ईयर में 2072। 3 साल में वो 900 प्लस वर्ड सीख जाता है, और 4 साल में 1600 प्लस वर्ड सीखता है, एंड 5 साल में 2072 वर्ड सीखता है। तो ऐसे याद रखना, फर्स्ट ईयर में 3 वर्ड सीखेगा, 2 ईयर में 272, 5 ईयर में 2072, बीच में 3-4 रह गए, 3 में 900 प्लस और 4 में 1600 प्लस, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। फोनोलॉजी और फिनोम क्या है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की, स्मॉलेस्ट फॉर्म है फिनोम, एंड ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। मॉर्फोलॉजी मीनिंग से रिलेटेड होता है, सिंटेक्स एक वर्ड ऑर्डर से रिलेटेड होता है, सिमेंटिक जो वो सेंस से रिलेटेड होगा। यहाँ पर जो बैबलिंग है, ये बच्चा जो है कूइंग जो है वो 6 वीक में करने लगता है, बैबलिंग 6 मंथ में, 1 वर्ड 1 ईयर में, 2 वर्ड्स और या इससे और टेलीग्राफ बोल देते हैं उसे, वो 1.5 ईयर में। और ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आपकी जो इंग्लिश की पेडागोजी थी वो सारी मैंने आपको जितनी इंपॉर्टेंट थी ना वो सारी की सारी करा दी है, ठीक है ना। ये इनमें इतना भी कर लेंगे ना तो भी बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, इतना भी काफी है आपके लिए, बहुत सफिशिएंट है। बस आपको इसकी अब प्रैक्टिस कर लेनी है। अब जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे आपकी समझ बन गई होगी, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होते हैं वो हम ऐसे भी उसको पढ़कर कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, लेकिन
कुछ होते हैं जैसे फैक्ट वाले, अब आपको ये सारे फैक्ट वाले याद रखने पड़ेंगे और ये एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप इसको आसानी से टिक कर पाएंगे। बट इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, आपको करनी है प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं सारे फाइंड आउट कर लाऊंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे और पूरी उम्मीद होगी आपके उस क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की। तो आप उनको भी सोल्व कर लेना, मैं सोल्व कराऊंगी उनको, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप भी इसे सोल्व करना, आप भी कहीं से प्रैक्टिस कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। एंड देन हम इसके हिंदी पेडागोजी जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी 1 वीक में, एंड देन मैं आपकी प्रैक्टिस सेट्स करा दूंगी हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी के। तो आप यहां से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, जिसने पहले कंसेप्ट पढ़ लिए हैं तो वो कितना फायदे में रह गया। अब जिसने जल्दबाजी में आकर कंसेप्ट छोड़ दिए, यानी कि उसने सोचा क्वेश्चन कर लेता हूं उसमें ही हो जाएगा, तो पहले अगर मान लो 5-7 दिन लगाकर आपने कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल रहे हैं ये। एंड देन अगर अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके वहां से कितने क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो ये फायदा होता है हमारे कंसेप्ट पढ़ने का, इसीलिए मैं पहले कंसेप्ट पढ़ाती हूँ एंड देन आपको क्वेश्चन कराऊंगी। तो ऐसे आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हिंदी पेडागोजी के टॉपिक्स के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। जब हमारी हिंदी पेडागोजी खत्म होगी एंड देन मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूं। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी तीनों के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये नोट्स आपको ओनली 99 रुपीज में मिल रहे हैं दिवाली तक। अगर आपको ओनली ईवीएस के नोट्स चाहिए हैं तो वो आपके 51 रुपीज में है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर किसी को चाहिए तो परचेज कर सकता है। ये आपके रिवीजन में ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इसके साथ साथ ये जो जितनी क्लासेस मैंने आपको कराई हैं सबकी एक मैराथन बनाऊंगी एंड देन उनको सबको मर्ज करके एक मैराथन मिल जाएगी आपको। आप उनको भी देखेंगे तो भी आपको आपकी एक टाइप से रिवीजन हो जाएगी जब सारी क्लास को आप इकट्ठा देख लेंगे। तो अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे। थैंक यू, धन्यवाद।